सीधे लिए चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पर एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट का लिफाफा खोल दिया गया है और रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। यही वो रिपोर्ट थी जिसके खोलने का इंतजार 2:30 बजे से हो रहा था। आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट को खोलने ना दिया जाए, ऐसी एक याचिका एनडी तिवारी ने हाईकोर्ट में भी दाखिल की थी और कहा था कि जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक इस रिपोर्ट को ना खोला जाए। लेकिन सुबह सुबह हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा गया था कि आज दोपहर 2:30 बजे रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से रिपोर्ट 2:30 बजे सार्वजनिक नहीं हुई और अब जब लिफाफा खुला तो रिपोर्ट में वो बात निकली जो रोहित शेखर के दावे को पुख्ता करती है, दावे को सच साबित करती है कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। 2008 में पितृत्व का ये मामला दायर किया था रोहित शेखर ने एनडी तिवारी के खिलाफ और उसके बाद से ही वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट की जाए, डीएनए टेस्टिंग की जाए एनडी तिवारी की, ताकि साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल पूरी अथॉरिटी के साथ ये साबित किया जा सके कि वो उनके बेटे हैं। पहले लगातार मना करते रहे थे एनडी तिवारी अपना ब्लड सैंपल देने से। आखिरकार कोर्ट में दखल देने के बाद ही 29 मई को उन्होंने अपना ब्लड सैंपल दिया। उसके बाद उस ब्लड सैंपल को हैदराबाद की लेबोरेटरी में भेजा गया और रिपोर्ट उसने वापस कोर्ट को भेजी। आज वो रिपोर्ट का लिफाफा खोला गया और इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि एनडी तिवारी रोहित शेखर के पिता हैं। डीएनए रिपोर्ट में ये खुलासा हो गया। वैसे आपको बता दें कि जो डीएनए मैपिंग की जाती है ये इसको चूंकि ये पूरे साइंटिफिक तरीके से होती है, वैज्ञानिक तरीके से ये परीक्षण होता है, इसीलिए इसको एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर ये कोर्ट में एडमिसिबल होता है। और इसी चीज की मांग लगातार उज्ज्वला और उनके बेटे रोहित कर रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट के जरिए स्थापित किया जाए कि एनडी तिवारी पिता है रोहित के। और जब डीएनए टेस्टिंग हुई, डीएनए मैपिंग हुई, रिपोर्ट में ये साबित किया कि रोहित शेखर के पिता एनडी तिवारी, दोनों का डीएनए मैच कर गया। वैसे आपको बता दें कि बहुत दिलचस्प पहलू जो डीएनए मैपिंग का होता है इसमें ये कि मां और बेटे का पूरी तरह से मैच करता है, लेकिन जो पिता का डीएनए मैच करता है बेटे के साथ वो 60% मैच करता है। लेकिन वही काफी होता है ये साबित करने के लिए कि बाप बेटे का रिश्ता है और ये रिश्ता इस डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया, जो कि एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लेने के बाद जो जांच की गई थी। हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय, आप खुद मौजूद थे कोर्ट में पूरे टाइम, बताइए क्या क्या हुआ, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? सबसे पहले तो कोर्ट ने ये बताया ओपन कोर्ट में कि हाँ डीएनए रिपोर्ट आ गई है और डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में सीलबंद लिफाफा खोला गया। लेकिन जज रेवा खेत्रपाल ने ये कहा कि वो उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो अपने चेंबर में जाकर बताना चाहते हैं। दोनों पक्ष के वकील वहां चेंबर में गए, जज साहिबा ने उनको ब्रीफ किया और फिर आकर ऑपरेटिव पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने ओपन कोर्ट में आकर पढ़ा और उन्होंने बताया कि रोहित शेखर जो इस मामले में याचिका करता है उसके डीएनए उसके बायोलॉजिकल मदर के डीएनए के साथ और नारायण दत्त तिवारी के साथ मैच कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 वाक्य बोले और इसके साथ ही इस मामले पर से पर्दा हट गया और ये भी पता चल गया कि डीएनए टेस्ट कराने में नारायण दत्त तिवारी इतना हीला हवाला क्यों कर रहे थे। और इसके साथ ही ये शायद पहला मौका है जब डीएनए टेस्ट के जरिए और इस तरह के विवाद में, पितृत्व का विवाद है जो जिसमें नतीजा आया है कोर्ट की तरफ से। और इसमें तिवारी साहब ने पूरी तरह से कोशिश कर दी थी कि मामला अटका रहे और डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए। इसमें डिवीजन बेंच ने, यानी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है सीकरी साहब, उनकी बेंच ने ये कह दिया कि इस तिवारी की इस याचिका में कोई दम नहीं है और ये लचर है। और इसके साथ ही 2:30 बजे के बाद थी, लेकिन डिवीजन बेंच में व्यस्त होने के कारण जस्टिस रेवा खेत्रपाल ने अभी चंद मिनट पहले ये डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक की है और ये बता दिया है कि नारायण दत्त तिवारी ही बायोलॉजिकल यानी जैविक पिता हैं रोहित शेखर के। रोहित शेखर लड़ाई जीत गए हैं, यानी डीएनए रिपोर्ट में रोहित पास हो गया, नारायण दत्त तिवारी फेल हो गए। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि फोन लाइन पर हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब जुड़ गए हैं। माफ कीजिए, वो हमारे साथ चैट पर जुड़ रहे हैं, वो हमारे खुद मौजूद है इस वक्त तुलसी साहब और वरिष्ठ वकील है। तुलसी साहब, आपने ये खबर देख ली होगी कि डीएनए रिपोर्ट ने ये प्रूव कर दिया है, डीएनए सैंपल मैच कर रहे हैं एनडी तिवारी और रोहित शेखर के। तो अब इसे क्या कहें कि मैटर ऑफ टाइम होगा जब इस केस का निपटारा हो जाएगा। एक तरह से जीत है ये रोहित के लिए। नहीं, मेरे को ये मालूम नहीं है कि
केस क्या है? सूट फॉर डिक्लेरेशन है, सूट फॉर सक्सेशन है, या क्या है? मेरे को ये मालूम नहीं जी। ये पितृत्व का केस था, मतलब पेटर्निटी केस कह के इसको लगातार इसकी चर्चा की जाती है, तो वही हम जानना चाहते हैं कि ऐसे में अब क्या? पेटर्निटी अगर साबित हो भी गई है तो उसमें कुछ सक्सेशन में के इनहेरिटेंस में फर्क नहीं पड़ता जब तक वो ये सिद्ध ना करें कि वो लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट सन सिर्फ प्रॉपर्टी जायदाद को इनहेरिट कर सकता है, इलेजिटिमेट सन प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। तो अगर वो बायोलॉजिकल फादर हैं भी तो उससे बेटे को क्या कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे को पूरे फैक्ट्स मालूम नहीं है जी कि वो पहली शादी से हैं या दूसरी शादी से हैं या इलीगल शादी से हैं, या शादी है भी है कि नहीं। जी तुलसी साहब, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। ये सवाल हम संजय शर्मा से पूछते हैं क्योंकि वो केस को लगातार फॉलो कर रहे थे। संजय, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तुलसी साहब कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बायोलॉजिकल फादर प्रूव भी हो जाए कोई शख्स तो भी प्रॉपर्टी का जहां तक का मसला है वो सिर्फ लेजिटिमेट बच्चे को ही मिलती है। यहां पर मामला क्या था? जो पेटर्निटी केस फाइल किया था उसमें क्या कहा था रोहित शेखर ने? क्या वो जायदाद में हिस्से की मांग कर रहे थे? क्या कह रहे थे? रितुल, ये मामला कोर्ट में भी उठा था और ये कहा गया था कि ये संपत्ति की वजह से लालची लोग हैं और संपत्ति की वजह से इतने साल बाद ये मामला लेकर आए हैं। उस समय कोर्ट में इन लोगों ने ये भरोसा दिया था कि उन्हें संपत्ति का लालच नहीं है। रोहित शेखर ने कहा था कि दुनिया उन्हें हरामी ना माने, दुनिया उसे नाजायज औलाद ना माने, इसलिए ये अपने पिता का नाम ये जानना चाहता है कि आखिर उसका पिता कौन है। और कोर्ट ने इन सारी बातों में ये साफ साफ कहा था कि किसी भी बच्चे को ये जानने का अधिकार है कि उसके माता पिता कौन है। एक माँ बता सकती है कि उसका पिता कौन है और किसी बच्चे को ये उसका अधिकार है मानवीय आधार पर भी कि वो ये जाने कि उसका पिता कौन है। तो ये सारी बातें साफ हो चुकी हैं और इन्होंने कहा है कि उन्हें संपत्ति का लालच नहीं है, वो ये जानना चाहता है। और जिस तरह से जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उनके पिटीशन में लिखे हुए हैं कि वो ये चाहता है कि उसके पिता का नाम क्या है, लोग उसकी हंसी ना उड़ाएं और उसको लेजिटिमेसी की बात बाद में आती है, पहले वो ये पता लगाए कि आखिर उसका पिता कौन है। जी यही चलिए तुलसी साहब, अब हम आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। जो रोहित शेखर ने अपनी याचिका में कहा था वो बार बार ये कहते हैं कि वो नाजायज शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो पूरी जिंदगी बगैर ये जाने निकल जाए लोगों को कि कौन उनके पिता थे। अब चूंकि डीएनए रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि बायोलॉजिकल फादर तो एनडी तिवारी ही है, तो अब क्या कोर्ट से ऐसी लेजिटिमेसी जैसी चीज तो कोर्ट से नहीं मिलेगी? क्या होगा अब इस केस में, ये हम जानना चाहते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो जीत गए हैं। जीतेंगे तो तब जब उनकी लेजिटिमेसी साबित हो। इससे लेजिटिमेसी साबित नहीं होती है। लेजिटिमेसी तो तब साबित होगी जब इनकी जो मदर हैं, जो माता हैं, उनकी शादी नारायण दत्त तिवारी से लीगल शादी मानी जाए। और ये नहीं मालूम कि ये इनका क्लेम भी है पिटीशन में या नहीं। तो ये मेरी बात समझ से बाहर है कि किस तरह से वो अपना समाज में अपनी मान्यता को बढ़ावा दे पाए हैं। अगर ये रिपोर्ट उनके हक में भी आ जाए तो ये तो साबित नहीं होता कि वो लेजिटिमेट बेटा हैं। लेजिटिमेसी के लिए थोड़ा एक और आगे जाना पड़ेगा कि क्या शादी उनकी माता की नारायण दत्त तिवारी से हुई, अगर हुई तो क्या वो वाजिब थी, वॉइड थी या वॉइडेबल तो नहीं थी। जी तुलसी साहब, यहाँ पर जीत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडी तिवारी ये ही नहीं मान रहे थे कि वो रोहित शेखर के पिता है। वो तो इस क्लेम को ही पूरी तरह से डिनाई कर रहे थे कि वो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। अब कम से कम इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि बायोलॉजिकल फादर वो हैं। अब लेजिटिमेट है या नहीं इसके लिए आप कह रहे हैं कि फिर 2 कदम और आगे जाना पड़ेगा। आप कुछ सोचिए भी आगे कि नारायण दत्त तिवारी शायद ये नहीं चाहते होंगे, हो सकता है ना चाहते हों, कि उनके बेटे के ऊपर ये तोहमत लगे कि वो लेजिटिमेट नहीं है और इसीलिए शायद वो डीएनए से इनकार कर रहे हों।
जी, लेकिन ये कई केसेस में देखा गया है कि लेजिटिमेसी का बच्चों को ज्यादा कई बार नुकसान हो जाता है। जी, डीएनए टेस्ट इसीलिए करवाया नहीं जाता। जी, लेकिन तुलसी साहब, एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, ये खुद रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला बार बार ये कहती आई हैं कि उनको नुकसान तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, क्योंकि लोग उनको नाजायज शब्द उनके लिए बार बार इस्तेमाल करते ही थे और पिता को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते थे। अब ऐसे में कम से कम ये चीज तो जायज तो नहीं हो गए। जी नहीं, इससे जायज तो नहीं हो गए जी। ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो लड़ाई जीत गए। अभी तो सिर्फ ये अगर साबित हुआ कि वो बायोलॉजिकल फादर हैं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये साबित करना भी आवश्यक होगा कि वो लेजिटिमेट हैं। जी, चलिए तुलसी साहब। हाँ, लेजिटिमेसी के बिना ना तो इमोशनल मॉरल जीत इसको माना जा सकता है। जी तुलसी साहब, हम बहुत माफी चाहते हैं, 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं आपको। तुलसी साहब, आई एम सॉरी, आपको रोक रहे हैं क्योंकि इस वक्त वकील कुछ कह रहे हैं कोर्ट के बाद, उनको सुनते हैं। फाइनली दिस वाज द जजमेंट डे। क्या कहा अदालत ने आज? हिंदी में बताओ। The court has declared that as per the DNA test which has been disclosed, Andy Tiwari, court has declared that as per the DNA test which has been disclosed, Andy Tiwari is the biological father of Rohit Shekhar. थोड़ा एक बार हिंदी में बताएं क्या फैसला रहा। एक बार हिंदी हिंदी में बताएं क्या रहा फैसला। आज कोर्ट में CBFC का DNA रिजल्ट बोला और उसके तहत ये साफ हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, यह 100% एक्यूरेट टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट है और सब चीज मद्देनजर रखते हुए लगता है कि श्री एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, यह 100% एक्यूरेट टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट है और सब चीज मद्देनजर रखते हुए उसके सैंपल्स को एनालाइज करके ये साफ साफ जाहिर हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता है। अब लड़ाई तो अभी पेंडिंग है, बट ये बहुत क्रूशियल एविडेंस है सूट के लिए। थैंक यू। चलो ये लो यार मतलब बैठ जाओ ना। ये बात आप लोगों के 5 साल तक लगातार की रोहित शेखर बैठ जाओ यार। रोहित और एकदम सेंटर में रोहित एक ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक फैसला, बहुत बड़ी जीत आपके लिए। देखिए ये कैमरा लगाओ यार, आगे से पीछे वाला बेवकूफ है क्या? कैमरा लगाओ। अगर शांति से बोलने देंगे तो मैं जरूर कहूंगा ऐसे। रोहित शेखर के वकीलों को आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि बड़ी जीत है। ये डीएनए की रिपोर्ट में, डीएनए मैपिंग ने ये साबित कर दिया है कि रोहित के बायोलॉजिकल पिता हैं एनडी तिवारी। लेकिन यहां पर एक पेज अभी भी फंसा रह जाता है, जैसे कि वरिष्ठ वकील के तुलसी साहब हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि सिर्फ बायोलॉजिकल फादर प्रूव होने से ये साथ में प्रूव नहीं हो जाता कि वो जायज भी हैं। जायज शब्द अपने साथ जोड़ने के लिए, मतलब जायज औलाद कहलाने के लिए यहां पर ये भी साबित करना पड़ेगा कि उज्ज्वला शर्मा की शादी हुई थी एनडी तिवारी के साथ, क्योंकि जब तक शादी का साक्ष्य नहीं आता तब तक आप बोलते रहिए। इस प्रकरण पर काफी लंबे समय से एक सस्पेंस सा क्रिएट था, तो माननीय तिवारी जी ने अपने विचारों को
लिखकर आप लोगों के लिए भेजा हुआ है और मैं अभी वो जो साहब माननीय तिवारी जी कहना चाहते हैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले आप जरा उसको सुन लें। माननीय तिवारी जी ने कहा है, मैंने कभी भी किसी प्रकरण पर विवाद नहीं चाहा। भारत एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की और बात कहने की स्वतंत्रता है। मैं न्यायिक प्रक्रिया पर सदैव विश्वास करता आया हूं और न्यायालय के फैसले का सदैव सम्मान करूंगा। यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह दोनों पक्षों के बीच के अहम एवं स्वार्थ की लड़ाई है तथा मुफ्त में प्रचार प्रसार हेतु भी लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। मैंने अपने अंतःकरण और अंतःमन से कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहा। मुझे मेरी सरलता के चलते मेरे जीवन के इस पड़ाव पर मेरे विश्वस्त लोगों के द्वारा इस सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। मुझे उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी सहानुभूति श्री रोहित शेखर जी के साथ है। मुझे श्री रोहित शेखर बहुत दिलचस्प था ये सब कुछ, क्योंकि एनडी तिवारी के वकील ने अपनी बात कहने से पहले एक संदेश पढ़ा, जो कि उनका कहना है कि एनडी तिवारी ने लिख के दे रखा था कि जैसे ही रिपोर्ट हो भी जाए तो वो ये संदेश जनता तक पहुंचा दे। और यहाँ पर जो बात उन्होंने कही, एनडी तिवारी की ओएसडी ने जो संदेश पढ़ा एनडी तिवारी का, चलिए दोबारा नरेंद्र देव जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और श्री जयप्रकाश नारायण जी आदि देशभक्तों ने मुझे देश के विकास में और कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जो कि एक नजीर बन गया था। मैं उसी परंपरा का अनुयायी हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे अपनी तरह जीने का हक था और आज भी है। किसी भी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप करना कदापि उचित नहीं है। भारतवर्ष की महान विकास की परंपरा एवं सेवा भावना मेरे संघर्ष को और बलवान बनाएगी। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समर्पित भाव से निरंतर विकास की परंपरा को आगे बढ़ाता रहूंगा। देश को जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता होगी, मैं अंतिम पलों तक एक समर्पित सिपाही के रूप में सेवा करता रहूंगा और सदा देश के साथ खड़ा रहूंगा। मैं देश के सभी समर्पित राजनेताओं, समाज सेवियों, देश प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि आगे आएं। हम सभी को आपसी मतभेद भुलाकर विकास की परंपरा को आगे बढ़ाने में एकजुट होकर चलना होगा। मैं अपील करता हूं कि यह प्रकरण मेरा निजी मामला है, इसे तूल न दें। देश हित सर्वोपरि है। समय बर्बाद न हो, सकारात्मक काम हो। मैं इस प्रेस नोट के माध्यम से सम्मानित मीडिया के भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरे निजी जीवन में मुझे अपनी तरह जीने का अधिकार है। इस प्रकरण को अन्यथा तूल न दें। मेरे विकास के मिशन में पहले की तरह मेरा सहयोग करें। हमें अभी बहुत कार्य करने हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरे भविष्य की नींव रखनी है। ये माननीय तिवारी जी, हेलो, एक मिनट रुक जाइए। भवानी भट्ट जी, ये आईडी नीचे हल्की ये दिखा दो, ऐसे दिखा देना। आप दिखा देना, ऐसा रुक जाइए ना, आप दिखा दीजिए। आईडी हटा दो, ओरिजिनल वाली दिखाइए, नीचे वाली ओरिजिनल वाली दिखाइए आप। अरे एक छोड़ दो, एक दिखाइए आप, दे रहे हैं ना आप ही लोगों को। कॉपी क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? माइक वाले होते कर लो। भाई एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ सर, इधर घुमा दो, सर इधर घुमा दो। मनमोहन कॉपी प्लीज। क्या बोल रहे हो?
हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये एनडी तिवारी के ओएसडी हैं जो बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने एक लिखा हुआ नोट एनडी तिवारी की तरफ से पढ़कर सबको सुनाया। जो बात एनडी तिवारी ने कही है, उन्होंने कहा है कि ये प्रकरण ये मेरा निजी मामला है, इसमें दखल ना दिया जाए, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है और मीडिया भी इस मामले को तूल ना दे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मामला है ये दोनों पक्षों की तरफ से निजी स्वार्थ और अहम की लड़ाई है। साथ ही साथ एनडी तिवारी ने ये भी बोला कि उनको बदनाम करने के लिए ये एक षड्यंत्र है और उनको किसी भी किस्म के विवाद में वो पड़ना नहीं चाहते और हमेशा वो विवादों से दूर रहे और इस वक्त तो मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करने का वक्त है। अब ऐसे में एनडी तिवारी ये संदेश भेज रहे हैं जबकि डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया है कि वो ही बायोलॉजिकल फादर हैं, वो ही पिता हैं रोहित शेखर के। लेकिन एनडी तिवारी का कहना है ये षड्यंत्र है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश है और निजी अहम और स्वार्थ की ये लड़ाई है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो विवादों से दूर रहना चाहते हैं और उनकी निजी जिंदगी में लोग दखल ना दें। बहरहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट में इस वक्त एक जो चिट्ठी खोली गई, जो लिफाफा खोला गया, वो उनकी डीएनए रिपोर्ट का था और वो रिपोर्ट साफ तौर पर साबित करती है कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। अब जहां तक जायज होने की बात है, मतलब लेजिटिमेट औलाद होने का, जो लेजिटिमेट होने का उनको रुतबा मिलेगा रोहित शेखर को, ये तभी मिल पाएगा जब ये साबित हो जाए कि उनकी मां उज्ज्वला ने एनडी तिवारी से शादी की थी और वो शादी जायज थी। लेकिन रोहित का कहना है कि उनकी लड़ाई उनके नाम के लिए है, उनकी एक पर्सनल लड़ाई है और वो अपने पिता का नाम जानने का हक रखते हैं और इसीलिए कोर्ट ने भी इस बात को माना था कि हर बच्चे को हक है कि वो अपने पिता के नाम को जाने। तो बायोलॉजिकल फादर उनके एनडी तिवारी ही हैं, ये बात डीएनए रिपोर्ट साबित करती है। लेकिन इसके बाद आगे क्या पिता का नाम पता चलने के साथ साथ उनको उनकी जायज औलाद होने का हक भी मिलेगा या नहीं, इसके लिए भी एक लंबी कानूनी लड़ाई अभी लड़नी होगी। बहरहाल इतने दिनों से जो मामला लगातार चलता आ रहा था अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा और क्लाइमैक्स जब खुला तो उसमें नाम एनडी तिवारी का ही निकला। डीएनए सैंपल्स मैच कर गए एनडी तिवारी के उनके रोहित शेखर के साथ और उज्ज्वला शर्मा के साथ और रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि एनडी तिवारी रोहित शेखर के पिता हैं। लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही एनडी तिवारी ने खुद सामने आना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपना एक लिखित संदेश अपने ओएसडी के हाथों मीडिया के आगे जारी करवाया जिसमें कहा गया है कि ये उनका निजी मामला है, वो किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहते और इस मामले को निजी ही रहने दिया जाए, इस पर इसको ज्यादा तूल ना दिया जाए। पर आपको बता दें कि मामला अदालत में है और सबके सामने है। हालांकि लड़ाई की अगर हम बात करें तो इस लड़ाई में ये जीत की तरफ सिर्फ एक कदम है रोहित शेखर के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ पिता का नाम स्थापित हुआ है, लेकिन वो अपने पिता की जायज औलाद है, ये स्थापित करने के लिए भी उनको एक और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस सबके बीच हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। राशिद अलवी साहब का कहना है कि ये एनडी तिवारी साहब का निजी मामला है और उसमें पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम हाईकोर्ट के ऑर्डर पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तमाम तरह के दांव पेच कह लें या कोशिशें कह लें एनडी तिवारी ने किए थे। पहले वो इस बात से लगातार बिल्कुल साफ तौर पर इनकार करते रहे कि रोहित शेखर के वो पिता हैं, उनका उनसे कोई नाता है। उसके बाद जब मामला अदालत में गया और डीएनए टेस्टिंग की बात आई तो वो अपना ब्लड सैंपल देने से भी लगातार कतराते रहे। आखिरकार जब कोर्ट का दखल हुआ तब मई में जाकर 29 मई को जाकर एनडी तिवारी ने अपना ब्लड सैंपल दिया, जिसकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई। और आज जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो उस रिपोर्ट में वही निकला जो शायद एनडी तिवारी सुनना नहीं चाहते थे।
ये स्थापित हो गया है इस रिपोर्ट से कि दोनों के डीएनए सैंपल्स, मतलब रोहित शेखर और एनडी तिवारी के डीएनए सैंपल्स मैच कर रहे हैं और एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। जो दावा रोहित शेखर इतने साल से करते आ रहे हैं, उस दावे का सत्य, उस दावे की ऑथेंटिसिटी आज पूरी तरह से स्थापित हो गई। उधर एनडी तिवारी अब भी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी तरह जीने का हक है, ये उनका निजी मामला है और इसमें दखल ना दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी अब जुड़ रहे हैं सीधे देहरादून से, जहां पर एनडी तिवारी तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन एक बयान जरूर उन्होंने मीडिया के जरिए सार्वजनिक कराया है। अमित, एनडी तिवारी क्या बिल्कुल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं? और दूसरी बात, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है और उन्हें अपनी तरह से जीने का हक है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश भी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये निजी मामला है और उससे निजी ही रहने तो मैं मीडिया से अपील करता हूं और तमाम देश वालों से अपील करता हूं। और साथ ही में वो विकास की बात कर रहे हैं और ये भी गिनवा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से देश के लिए कितना काम किया है। और जहां तक खुद सामने आने की बात है तो लगातार वो बच रहे हैं। सुबह भी हमने कोशिश की थी, तब भी वो बचे थे और उन्होंने ये कहा था कि एक बार पहले फैसला आ जाए, उसके बाद वो अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे। और जैसे ही फैसला आया तो खुद तो नहीं आए, लेकिन उनके ओएसडी भवानी भट्ट जो है वो सामने आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इस फैसले से दुखी हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके लोग हैं, जो उनके अपने और करीबी लोग हैं, जिन पे लगातार वो विश्वास करते थे, आज उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया है। वो कभी किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई और लगातार ये जो मामला है इसको लोगों ने तूल दिया। और अभी भी उन्होंने लोगों से अपील की कि इसे तूल ना दे, बल्कि उन सारी चीजों को याद करें जो मैंने इस देश के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस पूरे मामले पर से उन्होंने ध्यान भटकाने की, हटाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, जिस तरह से एनडी तिवारी डिफेंसिव हो गए थे, भले वो उस समय की बात हो जब डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल वो देने से बार बार लगातार मना कर रहे थे। उसके बाद जब कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस की मदद ली जा सकती है, उसके बाद फिर उन्होंने सैंपल दिया था थक हार करके। तो कहीं ना कहीं तभी वो डिफेंसिव हो गए थे, तभी उन्हें लगने लग गया था कि हाँ, अब वो इस मामले से बच नहीं सकते हैं। और आखिरी समय में उन्होंने एक बार फिर से एक चाल चली और कहीं ना उस जो अदालत से ही इस तरह की गुहार की, अपील की कि जो रिपोर्ट है, जो डीएनए की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। लेकिन जीत आखिरकार पिछले 4 साल से जो लगातार रोहित शेखर लड़ रहे थे, आखिर में जीत उनकी ही हुई। जी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं अमित की जीत रोहित शेखर की भी, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि शायद जीत नहीं है, जीत की तरफ सिर्फ एक छोटा सा कदम है, क्योंकि पिता कौन है ये भले ही स्थापित हो गया, लेकिन क्या वो जायज औलाद भी है, ये स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अमित, जिस तरह से एनडी तिवारी बच रहे थे, चाहे वो सैंपल देना हो या फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने की बात हो, अंदर खाने उनको भी पता ही होगा कि इस रिपोर्ट में क्या आने वाला है। जो पूरा उनका अब तक का रवैया रहा है, बचना, सामने ना आना और बार बार इस मुद्दे को किनारे करने की कोशिश करना, उससे नुकसान ही हो रहा है उनको। बिल्कुल, देखिए ये काफी कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं और पहले अगर शुरुआती दिनों की बात करें तो यहां पर भी जो इनका घर है, लगातार तमाम बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता इनसे मिलने आया करते थे, आशीर्वाद लेने आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो इस विवाद में फंसते चले गए, लोग इनसे कटते चले गए और काफी बड़ा नुकसान इनको हुआ। और आज भी उन्होंने ये कहा कि देश को अगर मेरी जरूरत होगी, पार्टी को मेरी जरूरत होगी तो मैं अभी भी काम कर सकता हूं। यानी इनकी चाह अभी भी है कि वो जो सियासत की जो मेन स्ट्रीम है उससे वो जुड़े रहे, लेकिन इस विवाद से इनको काफी नुकसान सहना पड़ा है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, फिलहाल इस अपडेट के लिए। हमारे संवाददाता अमित बता रहे हैं कि बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं एनडी तिवारी, कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। बस एक लिखित बयान जो उन्होंने अपने ओएसडी के हाथों भेजा था वही उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया में भी वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, उनके अपने ही उनके ऊपर छुरा भोंक रहे हैं। 25 साल का दर्द और 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अब रोहित शेखर को ये पता चल गया है, वो भी साइंटिफिकली, मेडिकली, कि नारायण दत्त तिवारी इनके जैविक पिता हैं। इनसे बात करते हैं। इस फैसले के बाद, ये राज खुलने के बाद अब आपकी प्रतिक्रिया क्या, अंदर क्या चल रहा है? तूफान या तूफान के बाद की शांति है? मैं तटस्थ हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि ये मेरी माता जी की और नारायण दत्त तिवारी जी का गंधर्व विवाह नहीं हुआ था, तो आप लोग कल मीडिया में या प्रेस में लिखा जाएगा कि उनका इलेजिटिमेट सन प्रूव हुआ है। ये शब्द मुझे बड़ा दुख देगा अगर ऐसा होता है। मैं चाहता हूं कि कानूनी किताब में से और पब्लिक डोमेन में से ये शब्द नाजायज या हरामी या
इस तरह के शब्द बास्टर्ड वगैरह जो भी है, उनको पूरी तरह से कानूनी जहाँ पे हम न्याय के मंदिरों में आते हैं वहां से हटा दिया जाए कम से कम, और उसका इस्तेमाल कैसे हो इसकी गाइडलाइंस मैंने सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिका दायर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 21वीं शताब्दी में इस बात को सुनेगा और इस पर गंभीर विचार करेगा। तो आपको लगता है कि लड़ाई अभी बाकी है अधिकार की? और मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडी तिवारी जी, आप मेरे नाजायज पिता हैं, मैं आपकी नाजायज संतान नहीं हूँ। और दूसरी बात की संपत्ति को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं लेजिटिमेसी प्रूव करनी पड़ेगी, उसके लिए एक वो बहुत बड़ी लड़ाई है। शादी हुई, शादी को मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा होगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं उसके बीच में नहीं जा रहा हूँ। जो कानून कहेगा एज पर लॉ, जो मेरे कानूनी अधिकार होंगे वो बिल्कुल मेरे होंगे, और मुझे कोई गिफ्ट नहीं कर, कोई मुझे तोहफे के तौर पे नहीं मिले। नारेंद्र तिवारी ने कोई ऐसी यातना नहीं है जो हमें नहीं दी, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो हमें नहीं दिया, कोई कानूनी दाव पेच ऐसा नहीं है जो नहीं लगाया हमें परेशान करने के। कानूनी अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। जो कहने का जैसे कानूनी अधिकार होंगे मैं वकीलों के साथ बैठूंगा, वो करूंगा। थोड़ा उसके लिए समय चाहिए, लेकिन नरेंद्र तिवारी को उसके अलावा भी जो मेरी माताजी को यातनाएं उन्होंने दी है उसको देखते हुए वो अगर चाहेंगी, जो वो चाहेंगी तो वो उनको उसका भुगतना पड़ेगा भुगतान, और बहुत कानूनी मुश्किलें पड़ेंगी। तो रोहित शेखर कह रहे हैं कि ये जरूर साबित हो गया है कि उनके बायोलॉजिकल पिता, उनके जैविक पिता एनडी तिवारी हैं, लेकिन अभी भी अगर नाजायज शब्द उनके नाम के साथ जोड़ा जाएगा तो उनको बड़ा दुख होगा। और उनका ये भी कहना है कि उनकी मां उज्ज्वला शर्मा के जो तमाम हक हैं वो देने का वक्त आ गया है अब एनडी तिवारी को। एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद और ये स्थापित होने के बाद कि वो ही रोहित शेखर के जैविक पिता हैं, रोहित की मां उज्ज्वला ने क्या कहा, सुनते हैं। One quick question. Does this vindicate your stand? Does the DNA test result vindicate your stand? And what will be your next move? What further orders did the court pass? देखिए, निश्चित रूप से हमारी स्थिति जो है समाज के सामने स्पष्ट हुई है कि जो कुछ हम कह रहे थे वो सत्य, जो कुछ हम कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, और आज जो विजय है वो सत्य की हुई है। मेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, सत्य की विजय है, क्योंकि मैंने सत्य के रास्ते को अपनाया। और मैं कहूंगी कि हमारे ऐसे ऐसे रेडिकल जजमेंट्स आए और नरेंद्र तिवारी जैसे ढीठ व्यक्ति को, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी लंबित करने में प्रक्रिया को, उसको भी अंत में बाध्य होना पड़ा रक्त का नमूना देने के लिए। लेकिन तब जब उनको ये कहा गया कि पुलिस बल के प्रयोग के द्वारा उसको भी लेना पड़े, तो नरेंद्र तिवारी को रक्त का नमूना देना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा पाला पड़ा, बड़ा संघर्ष कठिन था। उस व्यक्ति ने न्याय की प्रक्रिया का पूरा दुरुपयोग किया, जितना प्रोट्रैक्ट हो सके प्रक्रिया, जितनी लंबित हो सके, वो सदा यही कि अंत में रोहित किसी तरह से निराश होकर छोड़ दे, ये विड्रॉ कर ले और इनको कभी भी न्याय न मिल सके, ये कभी सही साबित न हो सके। निश्चित रूप से हमारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई है और लोगों को मानना पड़ा कि हम सच्चाई पर हैं। तिवारी जी वहाँ पे देहरादून में ऑलरेडी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि he'll abide by the court order and his sympathies are with Rohit Shekhar, but he says that he'll continue fighting. ये सब पाखंड है, नरेंद्र तिवारी का बहुत बड़ा पाखंड है। वो उसके हर बात के दो मायने होते हैं, दोहरे मायने होते हैं। आपने देख ही लिया, उसने कहा कि कंटिन्यू करेगा फाइट करना, उसी में आप देख लीजिए उसका इरादा क्या है। But he has also said that his sympathies are with Rohit Shekhar and you. सिंपैथी का पाखंड नहीं करें, मेरी उनसे प्रार्थना है, वो भ्रमित न करें। What will be your next step? This is a crucial evidence that you please. अभी तो यही केस खत्म नहीं हुआ है, अभी इस केस में ट्रायल चलने हैं और प्रक्रिया पूरी होनी है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिस तरह की मानसिक यंत्रणा से नरेंद्र तिवारी ने अपमानित सारे परिवार को किया, मानसिक यंत्रणा दी, मेरे बच्चे को इतने आघात दिए कि